एपिसोड 3 की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो अब अपने बॉस के सारे गुंडों को हरा के लीजू अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। लीजू को देख के उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगा के कहती है कि लीजू, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। इस पर लीजू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो लड़की पूछती है, लेजू वो पैसे कहाँ पर है? तभी लेजू उसे एक बोट की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उस बोट में है। ये सुनते ही वो लड़की लेजू को पीछे से गोली मार देती है, जिस वजह से लेजू मर जाता है और चोईजी की एक और जिंदगी खत्म हो जाती है। चोई को इस हालत में देख के डेथ बहुत हंसने लगती है। चोई डेथ से पूछता है कि आखिर उस लड़की ने मुझे क्यों मारा? डेथ कहती है, जिस तरह से तुमने खुद को पैसे के लिए मार दिया था, उसी तरह उस लड़की ने लीजू को पैसे के लिए मार दिया। तभी जय कहता है, भले ही उस लड़की ने लीजू को मार दिया है, लेकिन उसे पैसे कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि लीजू ने उन पैसों को बोट पर कहाँ पर छुपा के रखा है। चोई इस बात को सोच रहा होता है, तभी वो लड़की उसको गोली मार देती है। फिर से मरते ही चोई खुद को कैदी की जगह पाता है, जिसे देख के चोई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जेल में होने की वजह से वो उन $10 मिलियन को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी इस जेल का वार्डन आता है और उसे एक नए सेल में शिफ्ट कर देता है। इसके बाद चोई सोचने लगता है कि मुझे जल्दी इस लड़के की याददाश्त मिल जाए। सेल में आने के बाद चोई एक लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैं इस सेल से कब बाहर जाने वाला हूँ? इस पर वो लड़का कहता है, अरे तुम भूल कैसे सकते हो, हम दोनों 4 दिन बाद इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। ये सुनकर चोई सुकून की सांस लेता है। तभी उसका साथी उसे बोलता है, बस तुम्हें इन 4 दिनों के लिए अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, वरना क्या पता वो साइको तुम्हें मार दे। ये सुनकर चोई उस किलर की तरफ देखने लगता है। उसे देखते ही वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किलर कोई और नहीं बल्कि जीसेंग था। जीसेंग को देख के चोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने यूसुफ को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इसलिए चोई उसे जोर जोर से मारने लगता है। ये देख के बाकी के कैदी उसे रोकने लगते हैं। वो चोई को कहते हैं, खुद के गुस्से पर कंट्रोल रखो, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। आखिर तुम दोनों को एक ही सेल में तो रहना है। ये सुनकर चोई शांत हो जाता है, लेकिन जी सिंह कहता है, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये सुनकर चोई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो जी सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे उस लड़के की मेमोरीज मिल जाती है, जिसकी बॉडी में वो था। मेमोरीज मिलते ही चोई को पता चलता है कि इस लड़के का नाम ताई सेंग है। इसकी उम्र 21 साल की है। इसका बचपन से एमएमए फाइटर बनने का सपना है, लेकिन फैमिली की सिचुएशन की वजह से इसने अपने सपने को छोड़ दिया और तेसेंग की माँ के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। लोग हर रोज आते हैं तेसेंग की माँ से पैसे मांगने और उन्हें धमकियाँ देके चले जाते हैं। इसीलिए तेसेंग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तभी एक दिन उसे एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। ये सुनते ही तेसेंग उस आदमी से मिलने चला जाता है। तेसेंग की मुलाकात एक लॉयर से होती है, जो उसे कहता है कि मेरे बॉस ने गलती से एक लड़की को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। तुम्हारा बस यही काम है कि मेरे बॉस के उस हिट एंड रन के केस को अपने ऊपर लेना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें 200 मिलियन वॉन दूंगा, और जबकि तुम बस एक माइनर हो, इसलिए कानून को तुम्हें बस प्रोबेशन पीरियड में छोड़ना होगा। फिर तुम भी आज़ाद और मेरे बॉस भी। ये सुनकर तेसेंग कहता है, ठीक है, मैं इस केस को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तेसेंग प्लान के अकॉर्डिंग खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। वो पुलिस को कहता है कि मैंने एक गाड़ी चुराई और उससे किसी का एक्सीडेंट कर दिया। ये सुनकर पुलिस उसे कस्टडी में ले लेता है। इसके बाद तेसेंग ट्रायल के दौरान प्रोबेशन में छूटने वाला होता है, लेकिन उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके एक्सीडेंट का केस उसने अपने ऊपर लिया था। इसलिए तेसेंग को सजा के तौर पर 2 साल की जेल हो जाती है। अब जेल जाने के बाद तेसेंग उस आदमी को जेल में मिलने के लिए बुलाता है, जिसका केस उसने अपने सर पर लिया था। पर वो आदमी अपनी जगह अपने असिस्टेंट को भेज देता है, और असिस्टेंट को देख के तेसेंग कहता है, मैंने तो तुम्हारे बॉस को मिलने के लिए बुलाया था, तुम्हें नहीं। तभी असिस्टेंट कहता है, इतना बड़ा आदमी तुम जैसे को आखिर क्यों भला मिलेगा? ये सुनकर तेसेंग कहता है, उसे मेरी जगह पर होना चाहिए था। इस पर असिस्टेंट कहता है, तुम्हें तो पैसे मिल गए ना, तो फिर अपना मुंह बंद करो। तभी तेसेंग कहता है, बात तो सिर्फ 2 महीने की हुई थी, लेकिन मुझे 2 साल की सजा हुई है। इसीलिए तुम्हें नहीं लगता मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए? मुझे $1 बिलियन वॉन चाहिए। इतने अमाउंट सुनकर
असिस्टेंट चौंक जाता है। ये देख के तेसिंग कहता है कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो जब मैं जेल से छूटूंगा मैं एक लॉयर लूंगा और पुलिस के सामने सारा सच उगल दूंगा और तेरे बॉस पर तो एक माइनर को फंसाने का भी इल्जाम लगेगा। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है जरा सोच समझ के बात करो, कहीं तुम्हारी ये बातें तुम्हारे मरने का कारण ना बन जाए। तेसिंग कहता है इस जगह ने मुझे इतना सिखा दिया है कि कैसे सरवाइव करना है, इसलिए तुम मुझे मरने की धमकी तो मत दो। तेसिंग की मेमोरीज को देखने के बाद जोई सोचता है कि अबे यार इस आदमी की तो जिंदगी कदम कदम पर खतरे में है, मुझे संभल के रहना होगा। तभी उसकी नज़र जीसेंग पर जाती है जो उसे घूर के देख रहा है। जीसेंग को देखकर चोई को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अबे साले घूर किसको रहा है बे तू, खुद को बहुत बड़ा साइको किलर समझता है ना, रुक तेरा पागलपन अभी निकलता हूँ। इतना कहकर चोई जीसेंग को जोर जोर से मारने लगता है। वो उसे कहता है कि तूने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, अगर तू खुद को इतना बड़ा किलर समझता है तो मारना मुझे। ये देखकर चोई जिनसेंग को और जोर जोर से मारने लगता है, इसीलिए जीसेंग उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। चोई कहता है माफ़ कर दूँ, किस लिए, क्योंकि तूने ह्यूक्सो को मार दिया इसके लिए। ये सुनकर जीसेंग चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें ह्यूक्सो के बारे में कैसे पता। इस पर चोई सभी से चिल्ला के कहता है ये कोई साइको नहीं है, ये तो एक नामर्द है जो एक बच्चे से भिड़ गया जिसे ये बुली करता था, इसीलिए इसने गुस्से में उस लड़के को पीछे से हमला करके मार दिया और यहाँ आकर ये तुम सबके सामने दिखावा कर रहा है कि ये बहुत खतरनाक साइको किलर है। ये सुनकर बाकी के कैदी कहते हैं कि इसका मतलब यह हमें इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की। सभी कैदी मिलके जीसेंग को लातों घूंसों से मारने लगते हैं। इसके बाद हम चोई को जेल में एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर ये बाकी कैदियों के साथ मिलके लकड़ियाँ काट रहा है। तभी एक आदमी जानबूझकर कटर का स्क्रू ढीला कर देता है और उस कटर को तेसेंग के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से तेसेंग मरने वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। लेकिन वो कटर उसके पीछे खड़े एक आदमी के अंदर घुस जाता है। ये देख के पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं और उस आदमी को बाहर लेके जाते हैं। तेसेंग उस आदमी के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन अंदर मौजूद बाकी के कैदी तेचेंग को कहते हैं कि इस समय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि किसी ने हमें ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने का। इतना कहकर सभी आदमी तेसेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तेसेंग एक कमाल का एमएमए फाइटर था, इसलिए वो सभी को ढेर कर देता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम जीसेंग को देखते हैं जो एक चीज को घिस घिस कर नुकीले कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए तेसेंग देख लेता है और उससे वो चीज छीन लेता है। तेसेंग उस चीज को देख के कहता है कि तू सच में एक बुज़दिल है, मुझे पहले से पता था कि तू ऐसा कुछ करने वाला है। क्या तूने अपने जीने की सारी आस छोड़ दी है? तू मुझे मारकर अपनी बाकी की जिंदगी इस जेल में काटना चाहता है? जीसेंग कहता है मेरे लिए तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं बस अब तुझे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर तेसेंग जीसेंग को एक जोर से थप्पड़ मारता है और सोचता है कि क्या मुझे इसे यहाँ पर ही मार देना चाहिए ताकि बाद में ये किसी और की जान ना ले सके। तेसेंग ऐसा करता नहीं क्योंकि कल उसकी रिहाई हो रही थी। तभी तेसेंग जीसेंग से पूछता है कि क्या मेरी थप्पड़ तेसुयो की थप्पड़ से भी ज़्यादा जोरदार थी। ये सुनकर जीसेंग पूछता है तुम्हें तेसुयो के बारे में कैसे पता। तभी तेसेंग कहता है मुझे ह्यूक्सो ने बताया है, वो अभी जस्ट तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। जीसेंग डर जाता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तेसेंग कहता है अरे ह्यूक्सो ने मुझे अभी अभी बताया है कि उसने तुम्हारे ऊपर एक बार नूडल्स गिरा दिए थे, क्या ये सच है? जीसेंग कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? तेसेंग कहता है मैंने कहा ना, ह्यूक्सो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो जानना चाहता है कि क्या तुम उसे मारने पर शर्मिंदा हो। जीसेंग कहता है मैं क्यों शर्मिंदा हूँ, उस ह्यूक्सो की वजह से ही तो मुझे इस जेल में सड़ना पड़ रहा है, मेरी पूरी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो गई है। ये सुनकर चोई को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जीसेंग को कस के एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो उसे कहता है तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से ह्यूक्सो अब पूरी जिंदगी तुम्हें हॉन्ट करता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। वो देखो वो तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। ये सुनकर जीसेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी उसके ऊपर टॉवेल गिर जाता है, जिस वजह से जीसेंग इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने पेंट में ही मुत देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीसेंग ह्यूक्सो के डर से पागल हो गया है। फिर अगले दिन तेसेंग और उसके दोस्त की रिहाई हो जाती है और जेल के बाहर हम एक काली गाड़ी को देखते हैं जो तेसेंग के लिए खड़ी थी, लेकिन तेसेंग उसमें नहीं बैठता।
और सीधा जाता है लीजू के पैसों के पास, जिन्हें वो लेता है और अपने लॉकर में छुपा देता है। पैसों को महफूज जगह पर छुपाने के बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसे पेट में चाकू घुसा देता है। उस आदमी को देखकर तेसेंग कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों मारा? वो आदमी कहता है, मैंने पिछले 2 साल से इस दिन का इंतजार किया है। तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई और तू है जिसे मैं याद भी नहीं हूँ। तूने मेरी बेटी को मारा और इसके बदले तुझे सिर्फ 2 साल की सजा मिली। ये किस तरह का इंसाफ है? तभी तेसेंग को याद आता है कि यह आदमी उस लड़की का पिता है जिसकी हिट एंड रन के केस में ये जेल के अंदर गया था। तभी वो आदमी तेसेंग का गला दबाते हुए कहता है कि बता, मेरी मासूम बेटी की गलती क्या थी? तेसेंग अपने दर्द भरी आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वो नहीं था जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली। इसके आगे तेसेंग कुछ बोल पाता, वो आदमी वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद तेसेंग का जेल वाला दोस्त वहां पर आता है। वो तेसेंग को इस हालत में देख के कहता है, क्या तुम ठीक हो? किसने की है ये तुम्हारी हालत? तुम मर तो नहीं जाओगे? तेसेंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे लगा कि मुझसे पहले तुम्हें किसी और ने मार दिया। तेसेंग कहता है, ये तुम क्या बक रहे हो? इस पर उसका दोस्त कहता है, तुम्हें मारने का काम सिर्फ मेरा था। तेसेंग कहता है, लेकिन क्यों? हमारे बीच में तो कोई अनबन नहीं है। उसका दोस्त कहता है, मुझे तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तेसेंग कहता है, मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा पैसे दूंगा। उसका दोस्त उसे कहता है, चुप कर भिखारी, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो क्या मुझे पैसे देगा? तुझे मारने के लिए मुझे वो लोग 100 मिलियन वॉन दे रहे हैं, इसलिए चुपचाप मर जा। इतना कहकर वो तेसेंग को चाकू मार देता है, जिस वजह से तेसेंग की मौत हो जाती है। इसके बाद चोई सीधा फिर से दत्त के पास चला जाता है और चोई को देख के वो लड़की कहती है, इस बार तुम कुछ बहाने नहीं बना रहे हो। इस पर चोई कहता है, मुझे पता है गलती सिर्फ मेरी है, मैं तो उस लड़की के पिता के बारे में भूल ही गया था। वो लड़की कहती है, तुम तो भूलोगे ही ना, क्योंकि तुम एक सेल्फिश आदमी हो। सोचो जरा, अगर अपनी बेटी को खोने के बाद एक पिता का ऐसा हाल है तो फिर तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा, जिनके बेटे ने एक छोटी सी परेशानी की वजह से खुद की जान ले ली। जिस तरह वो पिता अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, उसी तरह तुम्हारी माँ किसे मारना चाहती होगी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। चोई कहता है, वो क्यों किसे मारना चाहेगी? मैंने खुद की जान ली है। लड़की कहती है, तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। तभी चोई मन ही मन सोचता है, मुझे जाकर तेसेंग के लॉकर से उन 10 बिलियन डॉलर्स को निकालना होगा। ये सोचकर वो उस लड़के को कहता है, छोड़ो ये सब, मुझे मेरी नई जिंदगी दे दो। वो लड़की कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चोई कहता है, ये सवाल जवाब बंद करो और मुझे जल्दी से मारो। वो लड़की कहती है, ठीक है, तुम इतने तड़प रहे हो तो ये लो। वो चोई को एक गोली मार देती है। इसके बाद चोई एक नई बॉडी में जाता है, जिसके अंदर जाते ही चोई कहता है, मैं किसके अंदर हूँ और मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये सोचने के बाद जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नवजात बच्चे की बॉडी में है। ये देखते ही वो उन पैसों के बारे में सोचता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम उस छोटे बच्चे की माँ को देखते हैं, जो अपने बच्चे के रोने से शर्मिंदा है और वो उस बच्चे को अपने घर लेके चली जाती है और जोर से चिल्ला के कहती है, तुम 2 मिनट के लिए शांत नहीं रह सकते क्या? तुम्हारी वजह से मैं चैन से कॉफ़ी भी नहीं पी पा रही हूँ। ये बातें सुनकर चोई मन में कहता है कि आखिर क्या हुआ है इस औरत को, ये इतने गुस्से में क्यों है? घर पर आने पर इसे पता चलता है कि इस बच्चे का पिता भी इससे चिढ़ा हुआ है। तभी इनके घर पर चाइल्ड वेलफेयर वाले आते हैं, क्योंकि इन्हें कंप्लेंट मिली थी कि इस घर से बच्चे पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों माता पिता उनके सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करते हैं और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, वो औरत अपने बेटे का गला जोर जोर से दबाने लगती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चोई वापस हेल में पहुंच जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास तो अपनी जान बचाने की चॉइस थी, बट उस बेचारे के पास नहीं थी। और यही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चॉइसेस नहीं मिलती। इतना कहकर वो लड़की चोई को फिर से गोली मारती है और चोई फिर से एक नई बॉडी में चला जाता है। नई बॉडी में जाते ही वो सबसे पहले अपने 10 मिलियन डॉलर्स निकालता है। पैसे निकालने के बाद जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो कहता है,
यार ये लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा सुरीली है। तभी चॉय की नज़र कुछ पोस्टर्स पर जाती है जिनमें ये लड़का था। तभी चॉय कहता है ज़रूर ये कोई मॉडल होगा। तभी चॉय को इसकी मेमोरीज मिल जाती है। मेमोरीज मिलने के बाद चॉय को पता चलता है कि इस लड़के का नाम जेंग यून है। इसकी एज 24 साल की है। इसके अच्छे लुक्स की वजह से ये हमेशा से ही लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये एक मॉडल है। इसके बाद वो जेंग यून के घर पर जाता है और इस आलिशान घर को देख के ही चॉय कहता है, अरे वाह, ये लड़का तो 24 साल की उम्र में ही अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। तभी चॉय सोचता है इसकी लाइफ इतनी अच्छी है लेकिन पता नहीं इसकी मौत कैसे होगी। तभी उसे श्योक जिन नाम के एक लड़के का कॉल आता है जो उसे कहता है, यार कहाँ पर है तू तू वीआईपी पार्टी में अभी तक क्यों नहीं आया? यहाँ पर पूरी कोरिया की बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जा। ये सुनकर चॉय कहता है, डेथ से बचने का तरीका बाद में सोचते हैं, अभी जाकर पार्टी में थोड़े मजे करता हूँ। इसके बाद हम पार्टी में जेंग यून को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नशे में है और पार्टी को एंजॉय कर रहा है। तभी इसका दोस्त आता है और इसे कहता है, चल मैं तुझे इस पार्टी के होस्ट से मिलवाता हूँ। अगर तेरी जान पहचान उससे हो गई तो तुम ताक्यांग कंपनी की मॉडलिंग कर सकते हो। ये सुनकर जे यूंग चौंक जाता है। इसके बाद उसका दोस्त उसे ताक्यांग कंपनी के सीईओ पार्क ते से मिलवाता है। जेंग यून को देखते ही पार्क कहता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी जेंग यून नशे में कहता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले कभी देखा है। पार्क कहता है, मुझे नहीं पता हम पहले कभी मिले हैं। इतना कहकर पार्क वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जेंग यून वापस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जेंग यून का भाई आकर उसे कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरी कैफे में मदद करोगे, जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। ये बोलकर जेंग यून का बड़ा भाई उसे अपने साथ लेके चला जाता है। जेंग यून उसके बड़े भाई की कैफे में मदद करने लगता है। तभी उसकी नज़र इस कैफे के रेगुलर कस्टमर पर जाती है जो कोई और नहीं, चॉय की गर्लफ्रेंड जीसू थी। जीसू को देखते ही चॉय अपने और जीसू की पुरानी यादों को याद करने लगता है। इसके बाद जीसू जाकर चेयर पर बैठ जाती है और जेंग यून उसे चोरी छुपे देखने लगता है। तभी जेंग यून का बड़ा भाई आकर उसे कहता है, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? जेंग कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुनो ना, क्या ये लड़की हमेशा यहाँ पर आती है? उसका भाई कहता है, हाँ ये हर रोज़ यहाँ पर आती है। ये सुबह के वक्त यहाँ पर आती है और कैफ़े बंद करने के वक्त जाती है। वैसे मैंने सुना है ये लड़की नोबेलिस्ट है। ये सुनकर चोय गूगल पर सर्च करता है और सर जीसू। सर्च करने के बाद चोय को पता चलता है कि जिस दिन उसने ब्रेकअप किया था उसी दिन जीसू ने एक राइटर कॉन्टेस्ट जीता था और जीसू ने अपने इंटरव्यू में चोय को अपना इंस्पिरेशन बताया था। ये पढ़कर चोय सोचता है कि जो एनवलप जीसू ने मुझे उस दिन दिया था उसमें इसकी प्राइज मनी थी। ये सब पढ़कर चोय को खुद पर गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो सीधा लाइब्रेरी में जाता है और जीसू की नॉवेल को पढ़ने लगता है। उस नॉवेल को पढ़ते वक्त चोय को पता चलता है कि जीसू ने उन बातों को इस नॉवेल में लिखा है जिसे उसने कहा था। उस नॉवेल को पढ़ते समय चोय अपने और जीसू की कन्वर्सेशन को याद करने लगता है जिसमें चोय जीसू से कहता है, तेस्युक ने मुझे बताया कि ऑफिस में बहुत सारे लड़के हैं जो तुम पर चांस मारते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन बाद में तुम पूरी जिंदगी पछताओगे क्योंकि जिस भी आदमी को तुम चुनोगी मैं बाद में उससे भी ज़्यादा सफल आदमी बनकर दिखाऊंगा और जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतना कोई और नहीं कर पाएगा। जीसू कहती है, क्या तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? चोय कहता है, हाँ। इस पर जीसू कहती है, सोचो अगर मैं एक दिन तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ तो तुम क्या कहोगे? चोय कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका भी नहीं दूंगा। भला मैं उस इंसान को मुझसे दूर क्यों जाने दूं जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर जीसू मजाक में कहती है, अरे इतना भी प्यार मत करो, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वो चोय को गले लगा देती है। इसके बाद ये दोनों एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर एक पेन को देख के जीसू कहती है, लोग कहते हैं कि इस पेन को साथ में रखना एक राइटर के लिए अच्छा होता है। चोय कहता है, तो अब मैं वादा करता हूँ कि जब तुम राइटर बन जाओगी मैं तुम्हें यही पेन गिफ्ट में दूंगा। इसके बाद चोय चुपके से जाकर उस पेन को जीसू के लिए खरीद लेता है और उस पर जीसू का नाम लिखवा देता है और सोचता है कि जब जीसू एक राइटर बन जाएगी मैं उसे ये पेन देकर सरप्राइज कर दूंगा। लेकिन उस दिन से चोय की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता।
इसलिए उसे ये पेन जीसू को देने का मौका भी नहीं मिलता। तभी चोई की नज़र जीसू पर जाती है और वो देखता है कि उस दिन जो आदमी जीसू को घर पर छोड़ने आया था, वही सेम आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ जीसू से मिलने आया है और जीसू उस आदमी को जीजा जी कह रही है। ये सुनकर चोई खुद पे गुस्सा करने लगता है कि उसने जीसू जैसी लड़की पर शक किया। इसके बाद वो जीसू के पास जाता है और उसे कहता है, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मेरे पास भी एक नॉवेल का आइडिया है, क्या आप उसे सुनेंगे? इसके बाद चोई सब कुछ उसे बताता है जो डेथ उसके साथ कर रही है, लेकिन वो इस बात को एक कहानी की तरह बताता है। और क्योंकि चोई जेंग्यू की बॉडी से ये पूरी कहानी बहुत ही रियलिस्टिक वे में बताता है, ये सुनकर जीसू कहती है, तुम तो इस तरह से बता रहे हो कि जैसे ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही हुआ हो और तुम्हारी कहानी के हिसाब से ये जो डेथ है वो बहुत ही बेरहम लग रही है। ठीक है, मेरे जाने का समय हो रहा है, मुझे तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं इसे और सुनना चाहूंगी। जेंग्यून कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जीसू अपने बैग से एक पेन निकालती है और उस पेन को देखते ही चोई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही पेन था जिसे चोई ने जीसू को सरप्राइज करने के लिए दिया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि चोइजे के फ्यूनरल के दौरान चोइजे की मॉम को ये पेन मिला था जिस पर जीसू का नाम लिखा था, इसलिए चोइजे की माँ जीसू को वो पेन दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग्यून रोज कहानी के बहाने जीसू के साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। फिर एक दिन जीसू जेंग्यू के बच्चों को की स्टोरी सुनने के बाद जब घर जा रही होती है, तब जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये देख के जेंग्यून एक लाल कलर का छाता उसे देता है और थोड़ी देर बाद वो एक कस्टमर को कहते हुए सुनता है कि यही पास में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है जिसके पास लाल कलर का छाता था। वो लड़की रोज इस कैफे में आती थी। ये सुनकर जेंग्यून डर जाता है और जल्दी से उस जगह पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उस जगह पर बहुत भीड़ थी, रोड पर खून फैला हुआ है और उसकी साइड में एक लाल छाता भी है। और ये देख के जेंग्यून बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उस लड़की को देखने की बहुत कोशिश करता है, बट पुलिस वाले उसे रोकते हैं। तभी उसकी नज़र जीसू की तरफ जाती है जो दूर खड़ी थी। उसे देखने के बाद जेंग्यून शांत हो जाता है। इसके बाद जीसू जेंग्यून के पास जाती है और कहती है, मैंने देखा तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। जेंग्यून कहता है, हाँ मैं डर इसलिए गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिसे मैं जानता हूँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। जीसू कहती है, तुम्हें तड़पता देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई, मैं उस दिन ऐसी तड़प रही थी। वो चोई की डेथ को याद करने लगती है। उसे देख के जेंग्यून कहता है, तुम किस दिन की बात कर रही हो? जीसू कहती है, कुछ नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जेंग्यून कहता है, कल तुम आओगे ना मेरी कहानी सुनने? जीसू कहती है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कहानी को और सुन पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी कहानी मुझे किसी अपने की याद दिलाती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जीसू को चोई की फ्यूनरल की जगह पर देखते हैं। उसे याद करके वो रोने लगती है। इसके बाद हम जेंग्यून को भी देखते हैं जो इस जगह पर आता है और अपनी यादों को देख के इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात चोई की माँ से होती है और अपनी माँ को देख के चोई रोने वाला होता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वहाँ से चला जाता है और कमरे के बाहर से अपनी माँ को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ अपने बेटे की मौत के लिए खुद को कोस कर रोने लगती है और उन्हें इस हालत में देखकर चोई भी रोने लगता है और मन ही मन में बोलता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है माँ, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपके बारे में सोचा नहीं उस गलती को करते समय। थोड़ी देर रोने के बाद वो सीधा घर पर जाता है और उन 10 बिलियंस को अपने माँ को देने का डिसाइड करता है ताकि उनकी बची हुई लाइफ चैन से गुजरे। इसलिए वो एक नकली लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है, चोइजे की मम्मी आपकी बेटी ने मेरे थ्रू क्रिप्टो में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया है, इसलिए मैं इन पैसों को आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इन पैसों को रख लीजिए। इसके बाद वो इन पैसों को जाकर अपनी माँ के घर पर रख देता है। इसके बाद वो जीसू से मिलता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो जीसू से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? जीसू कहती है, अच्छा ठीक है। रास्ते में चलते हुए जीसू जेंग्यून से पूछती है कि क्या तुम्हारी इस कहानी में कोई हैप्पी एंडिंग है? जेंग्यून पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? जीसू कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी कहानी की एंडिंग हैप्पी हो,
क्योंकि मुझे लीड कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उसकी लाइफ पहले ही बहुत ही बुरी थी और मरने के बाद भी उसे इतना सहना पड़ रहा है। भले ही उसे 12 नई लाइफ मिल रही हो, लेकिन वो हमेशा डर में रहेगा कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है। और ऐसे डर डर के जीने को हम जीना नहीं कहते। जीसू की इन बातों को सुनकर वो फैसला करता है कि वो जीसू को सब कुछ बता देगा कि ये कहानी उसकी है और वही चोई है। और इसलिए वो जीसू से कहता है कि जीसू, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैंने उसे पूरे 7 साल तक डेट किया और इन 7 सालों में उसने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। बट मैं ही था जो उसे समझ नहीं पाया। जेंग्यून के इतना बोलने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां जीसू अपने ऑफिस वर्कर के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और उसी रेस्टोरेंट में चोय वेटर का काम कर रहा था। तभी जीसू का कोवर्कर उसे प्रपोज करता है। जीसू उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो चोय को देखती है, जो जीसू के दोस्तों के सामने जाने से घबरा रहा था, बट उसे अपना काम करना था, इसलिए वो मजबूरी में खाना सर्व करने चला जाता है। चोय के वहां आते ही जीसू बिना कुछ सोचे सभी से कहती है कि यही है मेरा बॉयफ्रेंड। चोय कहता है तुम क्यों अपने दोस्तों के सामने खुद को शर्मिंदा कर रही हो। जीसू कहती है इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है, मैं प्राउड हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। प्रेजेंट में जेंग्यून कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना शर्मिंदा हुए अपने दोस्तों से ये कह दिया है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और इसलिए आज मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया। और जेंग्यून की बातें सुनकर जीसू सोचने लगती है कि जेंग्यून ने जो कुछ भी बोला वो तो मेरे और चोइजी के बीच में हुआ था। तभी जेंग्यून कहता है कि पता नहीं क्यों उस दिन वो गलत कदम उठाने से पहले सोचा ही नहीं कि मेरे इस फैसले में उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है माफ़ी मांगने के लिए, बट फिर भी जीसू मुझे माफ़ कर दो। जीसू इमोशनल होकर कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। चोई कहता है जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है वो कहानी नहीं, ये सब मेरे साथ सच में हुआ है। मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रही हो, बट यही सच है। मैं ही चोइजे हूँ और मैंने अभी तक 7 बार डेथ को फील कर लिया है और इस बार मुझे इस लड़के की लाइफ मिली है। मुझे पता है इन बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, बट मैं सच में चोइजे हूँ। ये सुनकर जीसू कुछ बोलने वाली होती है, तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी आकर इन दोनों को ठोक देती है। इस एक्सीडेंट में जीसू की डेथ हो जाती है और कार का ड्राइवर बड़े ही आराम से गाड़ी से बाहर आता है। ये ड्राइवर कोई और नहीं, ताइकान कंपनी का सीईओ पार्क ते था। पार्क को देखते ही जेइंग सोचता है कि ये वही है जिसके हिट एंड रन के केस को मैंने अपने ऊपर लिया था और इसने ही मुझे बिना पैराशूट के कूदने को कहा था। चोई इतना सोचता ही है, तभी पार्क ते ये कहता है अरे तुम अभी भी मरे नहीं, रुक मैं तेरी मदद करता हूँ। वो क्या है ना, मुझे लोगों को मरता हुआ देख के बहुत सुकून मिलता है। इतना कहकर वो जेंग्यून को मार देता है। जेंग्यून के मरते ही चोय फिर से नरक में जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में कहता है मैं उस आदमी को मार दूंगा, उसने मेरी जीसू को मार दिया, बट उससे पहले मैं इसको मारूंगा। इतना कहकर वो डेथ के गन को उठाता है और उसे डेथ के सर पर रख के कहता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मुझे तड़पता हुआ देखकर, अब खुद मर के देखो कैसा लगता है। इतना कहकर वो गोली चला देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे डेथ स्कीम के एपिसोड 3 और 4। आपको ये कैसे लगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी।